हाँ सर, एक पेपर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ रिएक्शन है और भी बहुत कुछ है जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपके नोट्स पे है। तो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ये सब होना चाहिए। देख लो, जैसे कि ये सब है ना, क्या है, एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड के साथ अगर मेटेलिक ऑक्साइड देंगे या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बेस देंगे तो वो भी सॉल्ट और वाटर देगा। एसिड के साथ मेटल देने पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन देने पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन देने पे रिएक्शन नहीं होगा। जैसे ऐसी इसी तरीके से कुछ और रिएक्शन है, किसको क्या हीट करने पर कौन कैसे डिसोसिएट करेगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, जिसपे क्वेश्चन बनता है कि अगर आप मेटेलिक कार्बोनेट या मेटेलिक बाइकार्बोनेट के साथ एसिड दोगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। ठीक है, KClO3 को हीट करने पे ये मिलेगा। जैसे कि एक और है, बताओ तो, मेटेलिक कार्बोनेट को अगर हीट करें, यहाँ मेटेलिक कार्बोनेट को किसके साथ हीट किया हम लोग, एसिड के साथ। अगर मेटेलिक कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, मेटेलिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारा रिएक्शन जो है बेटा, ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है ये बेस्ड है आपका किसके ऊपर, रिएक्शन के ऊपर। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पढ़ाने के लिए कुछ नहीं बेटा, बस आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। इफ यू नो द इक्वेशन यू कैन डू इट। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबको फटाफट काम पे लगो और देखो, चेक करो। बोलो आंसर आएगा 4.4। तो देख के समझ में आ रहा है। हाँ सर, 10 हाँ सर, CaO प्लस CO2। अब अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी अप्लाई करें तो हाँ 10 ग्राम है, ये 5.6 ग्राम है, तो ये 4.4 ग्राम होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो। इथिलीन, इथिलीन का मतलब C2H4। अगर ऑक्सीजन के साथ बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, है ना। इक्वेशन बैलेंस कर दो, यहाँ पे लगा दो दो, दो कार्बन हो गया, यहाँ पे लगा दो दो तो हाइड्रोजन दो हो गया, यहाँ लगा दो 3 तो ऑक्सीजन 6 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका वॉल्यूम पूछा है। कंबशन ऑफ 2 लीटर, यानी कि ये इस पूरा क्वेश्चन वॉल्यूम पे, तो यहाँ से बोल सकते हैं 1 लीटर से 2 लीटर बनता है, तो 2 लीटर से 4 लीटर बना। 2 लीटर से कितना मिलेगा, आंसर 4 लीटर हो गया। दैट्स ऑल, आंसर होगा 4 लीटर। समझ आया आप लोगों को बेटा लोग? हाँ सर। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हाट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल बी रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व कंप्लीटली 3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो आपको यहाँ पर अभी भी जब लोग रिएक्शन पढ़े थे कि मेटेलिक कार्बोनेट अगर एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो वो सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा, और इक्वेशन ये बैलेंस्ड भी मिलेगा। देखो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब अगर क्वेश्चन पे देखेंगे व्हाट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का वेट का बात हो रहा, तो ये 98 ग्राम होगा। 3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट इधर, मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट कितना होगा, 24, 84 होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोलेंगे, 84 ग्राम, 98 ग्राम, इफ दिस इज 3 ग्राम देन दिस इज हाउ मच, 98 by 84 into 3। बस बाकी जो आप कैलकुलेशन करके आंसर निकालो। तो सीधा सीधी बोलने का मतलब ये है बेटा कि अगर स्टोइकियोमेट्री का प्रॉब्लम को सॉल्व करना, देन व्हाट यू नीड इक्वेशन। चलो तो इसको सॉल्व करके आपको दिखाओ।
बोलो। क्या हो रहा है? Approximately 460 gram. अच्छा चलो देखते हैं। 84 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाना है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाने का मतलब इक्वेशन तो यही बनेगा, बैलेंस करो तो ये होगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, 2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाने के लिए 1 लीटर ऑक्सीजन लगेगा। तो आपके क्वेश्चन में बोला 84 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाने के लिए कितना लगेगा, बोलो। 42 लीटर। 42 लीटर ऑक्सीजन। और ये 42 लीटर ऑक्सीजन आएगा कहां से? KClO3 को हीट करके आएगा, है ना। तो KClO3 का इक्वेशन क्या है बेटा? KClO3 ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव यू KCl and O2। बैलेंस करने पर यहाँ 2 लगेगा बेटा, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 3 लगेगा। अब ये कितना है? ये 3 इंटू 22.4 लीटर है, और ये कितना है? 2 इंटू 122.5 ग्राम है। क्वेश्चन में बोला अगर ये 42 लीटर होगा तो ये कितना होगा, ये आपका कैलकुलेशन करके देख लो। हाँ सर, यस सर। कितना आ रहा है कैलकुलेट करने पर, करके देखो तो। सर वो गलती क्या था, अब आ रहा है सर 153.125। तो आंसर बदल गया कैसे थे? अभी थोड़ी देर पहले तो कुछ और बोल रहा था। वो मैं 3 KClO2 ले लिया था गलती से। तो इससे क्या साबित हुआ बेटा कि क्वेश्चन इजी होता है, बस आपको क्या पता होना चाहिए? इक्वेशन पता होना चाहिए। हाँ, और इक्वेशन पता के साथ साथ बैलेंस भी होना चाहिए। हाँ। तो चलो अब एमसीक्यू देते हैं। अब और जल्दी जल्दी बनना चाहिए, 2-2 सेकंड 5-5 सेकंड में बनेगा, फटाफट बनाओ तो। सर ऑप्शन डी दिल्ली 50 ग्राम। यस सर। है ना। इस बार का इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? CaCO3 डिकम्पोजेस एंड CO। और यहाँ रेसिड्यू कौन है? सॉलिड CaO। इक्वेशन के हिसाब से ये 100 ग्राम होगा, ये 56 ग्राम होगा। क्वेश्चन में पूछा ये अगर 28 ग्राम होगा तो ये कितना होगा? ये 50 ग्राम होगा, तो आंसर 50 होगा। यस। अगला क्वेश्चन। क्या इक्वेशन बना बेटा इसका? हाँ सर। पहले इक्वेशन चेक कर। इक्वेशन बनेगा 2BCl3 प्लस 3H2 2B plus 6HCl
चलो बना करके देखो। सर ऑप्शन बी सर 67.2 लीटर। बोलो, किसी को डाउट है? चुप बैठेगा बेटा, हेल्प नहीं कर पाएंगे, यही तुम लोग का दिक्कत है रे गधा लोग। कर रहे सर। सर एक्सप्लेन करिए ना। इक्वेशन समझ में आया? पहले ये बताओ। इक्वेशन समझ में आया कि नहीं? पहले वो बोलो बेटा। हाँ सर इक्वेशन है ना? हाँ सर बेटा जैसे इक्वेशन बना, अब ये क्वेश्चन तो और इजी हो गया आप लोगों को। अब आप बताओ इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कितना ग्राम बोरोन कितना लीटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा? 10 into 10.8 into 2, 3 into 22.4। यही है ना? वही तो हो गया। हाँ वही तो पूछा यही है तो इतना सर। क्वेश्चन है। हाँ सर। मिलाओ, देखो ना भाई, यहाँ पर कितना है बोरोन? 2 into 21.6 और ये कितना है? 3 into 22.4। यही है ना? हाँ और क्वेश्चन में कितना मांगा? 21.6। तो यही तो 21.6 बन जाएगा। तो हाँ मतलब सर। यही मेरा आंसर हो गया। तो आंसर ये होगा। जी सर ठीक ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन। सर ऑप्शन ए सर 0.65 ग्राम। डी। ऑप्शन ए सर 0.65 ग्राम। सर ऑप्शन बी। बोलो आंसर। ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए 0.65 ग्राम। हाँ ये होगा। हाँ सर ये होगा। हो गए? हाँ सर। हाँ सर। अगला क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन था बेटा, ले आंसर भी दे दिया। छोड़िए, बच्चा क्वेश्चन है। ले इतना टाइम? इस बार कौन टूटने वाला बेटा? ऑप्शन बेटा CO3। दिल्ली। परफेक्ट है ना? दिल्ली। हाँ ये भी वैसे ही होगा। BaCO3 टूटेगा बेटा, BaO देगा और CO2 देगा। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना निकला रे? 137 प्लस 160 197। हाँ और किसका वॉल्यूम 153। मांगा है? इसका 22.4 लीटर। हाँ सर। तो अगर ये 9.85 ग्राम है, ये कितना लीटर है ये आपको पता करना है। ठीक है, हाँ सर। तो सुनो, इस तरीके का क्वेश्चन आपको किसमें मिलेगा देखने को? स्टोइकोमेट्रिक में। तो ये आपका काम है, स्टोइकोमेट्रिक वाला पार्ट प्रैक्टिस कीजिए, कंप्लीट कीजिए। आज हम लोग दूसरे टॉपिक पे अब चलते हैं, दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एंड दैट इज
लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमारे पास कितना लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है बताओ? 4 4 चार। 5 5 हाँ 5 है ना। क्या क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, conservation of mass, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ multiple proportion, एंड और गेन last ऑफ रहता है लॉ Gauss ऑफ। basic law। जहां पर याद रखना 5 में से पहला 4 लॉ मास के साथ डील करेगा mass और last आखिरी लॉ वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम के साथ डील करेगा। ठीक है, चलिए। और साथ में एक इंफॉर्मेशन सुनते हुए चलिए बेटा, पिछले 34 साल का अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करोगे नीट का या जेई का, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन या ऑलमोस्ट नहीं पूछा इस टॉपिक से, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जबकि ये सिलेबस में है। इसलिए बेटा हर साल बच्चों को हम ये बोल करके पढ़ाते हैं कि आप इसको इंपॉर्टेंट मान के चलो। और जनरली होता है क्या, देखो एक पढ़ने का साइकोलॉजी होता है बेटा कि अब बच्चे क्या करते हैं, जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। आपको उस पर फोकस करना चाहिए, लेकिन अगर कहीं से क्वेश्चन कई सालों से नहीं आया है तो उस पर और ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात ये भी याद रखना, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अगर किसी ऐसा टॉपिक से क्वेश्चन देता है बेटा आपके एग्जाम में जिस टॉपिक से पहले कभी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसका मतलब याद रखना वहां से जो भी क्वेश्चन पूछेगा एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, कोई ट्रिकी कुछ नहीं होगा। हाँ। ठीक है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब सबसे पहली बात पढ़ो और अब बताओ क्या इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नहीं सर। नहीं सर। है ना। हम लोग क्या जानते हैं, हाँ ये एक सवाल उठता है यहाँ पर कि ये लॉ कहाँ पे काम नहीं करता है? रेडियो एक्टिविटी पर। आप इसको ऐसे बोलोगे कि ये जो लॉ है ये केमिकल रिएक्शन में बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा, लेकिन न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्शन रिएक्शन में नहीं काम करता है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन में काम नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, ये है रिएक्शन का पहले का टोटल मास और रिएक्शन का बाद का टोटल मास दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब आ जाओ लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। यहाँ पे कुछ समझने को है, कुछ लैंग्वेज है, पहले इस लॉ का स्टेटमेंट को पढ़ो। अब देखो लॉ क्या कहता है, वो तो बुकिश लैंग्वेज है, क्या इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो। लॉ ये कहता है कि अगर आप एक कंपाउंड को बनाते हो, कैसे बनाते हो, जैसे मर्जी बनाओ, उस कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो हमेशा सेम एलिमेंट का ही कंपाउंड बनाएगा, और उसके अंदर जो एलिमेंट होगा सेम एलिमेंट, उसका जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, सेम। सेम कंपाउंड में सेम एलिमेंट पाया जाएगा, उसका रेशियो भी सेम होगा, चाहे आप किसी तरीके से बनाओ। ये कीवर्ड है बेटा, आप इसको ऐसे ही पकड़ के चलो कि सेम कंपाउंड सेम एलिमेंट से बनेगा और सेम रेशियो से बनेगा, चाहे आप कंपाउंड को कोई भी मेथड से बनाओ। चलो इसके एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ। अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हीट करोगे बेटा तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर मिलेगा, और अगर आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। यानी यहाँ पर हम किस कंपाउंड को प्रिपेयर करने का कोशिश किए बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीन अलग अलग तरीके से है ना। तो चाहे हम किसी भी मेथड से बनाए, अगर कंपाउंड सेम है तो उसके अंदर एलिमेंट सेम होगा, भी सेम होगा। सेम रेशियो में होगा, एलिमेंट है भाई, भी सेम होगा। मैग्नीशियम Mg और 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 ये लोग हमेशा सेम 24 रेशियो में रहेगा, 16 मतलब 3:2 के 3:2 रेशियो, तो ये रेशियो भी हमेशा सेम रहेगा। सेम होगा। आया बात समझ में? सेम कंपाउंड सेम एलिमेंट सेम रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये कीवर्ड है बेटा, समझे बात? सेम कंपाउंड सेम एलिमेंट सेम रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ मेथड, ये आपका कीवर्ड है। अब इसमें एक और सवाल कि ये लॉ कहां फेल कर जाएगा, तो आपका जवाब होगा ये लॉ तब फेल करेगा जब मामला
आइसोटोप का होगा। अब अगर मान हाँ। लो कि आप एक ऐसा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए जिसमें O18 है, तब तो ये रेशियो बदल जाएगा। अब आप बोलोगे कि 24:18 यानी 4:3 का रेशियो हो गया, जबकि पहले रेशियो कितने का था बेटा? 3:2 ये लॉ कब फेल करेगा? आइसोटोप्स के मामले में। आइसोटोप। है बात समझ में? हाँ हाँ सर। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिए बेटा आपको, ये आप लोग खुद पढ़ना। अगले टर्म पे आते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ो, देखो बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट। पढ़े बेटा लोग? हाँ सर। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो। अगर आपके पास दो एलिमेंट है और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, तो ऐसे मामले में यहां जो भी दो एलिमेंट होगा, उस दो एलिमेंट में मान लो एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है। इन दो एलिमेंट में अगर आप एक एलिमेंट का रेशियो को फिक्स कर दोगे, उसका वेट को फिक्स कर दोगे, तो दूसरा जो एलिमेंट होगा वो खुद में सिंपल रेशियो दिखाएगा, आपस में ही सिंपल रेशियो दिखाएगा। चलो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से बात करते हैं। मान लो मेरे पास दो एलिमेंट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और देखते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के कितना कंपाउंड बनाता है। तो एक बना सकता है N2O, एक NO बना सकता है, एक N2O3 बना सकता है, एक NO2 बना सकता है और एक N2O5। 5-5 कंपाउंड बना बेटा यहाँ पर। तो दो एलिमेंट, दो से ज्यादा कंपाउंड, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है कि दोनों का पहले देखते हैं कितना कितना बाई मास रेशियो। यहाँ पर इसका बाई मास 28 होगा, ये 16 होगा, ये बाई मास 14 होगा, ये 16 होगा, ये बाई मास 28 होगा और ये 48 होगा, ये 14 होगा और ये 32 होगा, ये 28 होगा और ये 80 होगा। हाँ ठीक है, यस सर। फिर से सुन बेटा, हाँ, दो एलिमेंट, दो से ज्यादा कंपाउंड, उनमें से एक को फिक्स कर देते हैं। तो चलो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इसको फिक्स कर रहे बेटा, नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन को फिक्स किया, फॉलो करना, कैसे फिक्स कर रहे हो वो फॉलो करना। फिक्स कर दिया, जैसे ही नाइट्रोजन को फिक्स किया, अब ऑक्सीजन में क्या क्या चेंजेस आएगा देख तो, चेक कर, तो बात समझ में आ रहा हाँ सर। हाँ सर, समझ है गए। ना? क्योंकि पहले 28 था बेटा, 28 को अगर आप 14 बना रहे हो तो 16 को 8 बनाना होगा। 14 अगर 14 है तो 16 रह गया। इसको आप अगर 14 किए तो इसको आपको 24 बनाना होगा। ये 14 का 14 है तो 32 का 32 है। 28 को 14 बनाए तो इसको 40 बनाएंगे, है ना? तो एक को फिक्स कर दिए, ये फिक्स हो गया। अब क्या बोलता है कि अगर एक को फिक्स कर देंगे तो दूसरा वाला आपस में क्या दिखाएगा? सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो। 8:16:2:24:32:40। इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो 1:2:3:4:5। तो वंस अगेन लॉ को रिपीट करें बेटा लोग, सिंपल लैंग्वेज में समझने का कोशिश करना। दो एलिमेंट, दो से ज्यादा कंपाउंड, एक को फिक्स कर देंगे, दूसरा सिंपल रेशियो दिखाएगा। एनी डाउट? ना सर। सर वो रेशियो कंसेक्यूटिव होगा ये तो नहीं है ना, कि सिंपल होगा ये है सिर्फ? सिंपल होगा, ये जरूरी नहीं कि 1:2। ये भी हो सकता है कि आपका मान लो 3:2:4:1 आएगा, ऐसा सिंपल छोटा छोटा नंबर आएगा। जो कुछ भी बताया बेटा, अब एक बार बुकिश लैंग्वेज में पढ़कर देखो, बात समझ में आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, चलो। हाँ सर। अब आगे की बात, ये एग्जाम्पल पढ़े थे, देख लो बेटा, एग्जाम्पल भी देख लो। जी सर। और अगर यहाँ एक सवाल डाल दिया जाए आपके सामने कि ये लॉ कब फेल करेगा, तो जवाब होगा जब मामला आइसोटोप का होगा। ठीक है, अब आज बात करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। पढ़ो इसको।
जी सर। अब ये बुकिश लैंग्वेज है, चलो उसको सिंपल लैंग्वेज में बात को समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में मामला ऐसा है कि आपके पास 3 एलिमेंट होगा, 3 एलिमेंट से 3 कंपाउंड बना लेते हैं, CH4 CO2 H2। तो लॉ ये बोलता है कि इन दोनों का रेशियो से थर्ड का रेशियो पता चल जाएगा आपको, रेशियो बाय मास, और जो रेशियो आएगा वो या तो सेम होगा या उसका मल्टीपल होगा या उसका सब मल्टीपल हो। सब मल्टीपल होगा। इसका क्या मतलब हो रहा है, चलो समझते हैं। बोलो, इसका अगर लेते हैं CH4, तो CH4 में बाय मास अगर बात करेंगे कार्बन इज टू हाइड्रोजन, तो 12:4 निकलेगा। 3:1। हाँ। और कार्बन डाइऑक्साइड में अगर C/O निकालेंगे तो 12 कितना निकलेगा, 32 निकलेगा। 32। अब ये बताओ कि कार्बन यहाँ फिक्स्ड है, तो बोलो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या निकलेगा? 4:33। 4:32, दैट इज 1:8। और यहाँ पानी में अगर हम निकालने बैठेंगे H2O, तो बोल हाइड्रोजन कितना 2 और ऑक्सीजन कितना 16, रेशियो कितना है 1:8। इसका मतलब ये रेशियो क्या आ गया, सेम सेम आ गया है ना। अब मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको ले लो, चलो देखते हैं। बोलो आप किसी भी दो को आप लोग चूज करो, बोलो कौन सा दो को चूज करके थर्ड से कंपेयर करें। H2S और SO2 को चूज करें। तो ये दोनों ले लेते हैं। तो अगर ऐसा बात करते तो बोलो H2S में हाइड्रोजन इज टू सल्फर कितना होगा, बोलो 2:32। 32। और SO2 में ऑक्सीजन इज टू सल्फर कितना होगा, 32:32। तो सल्फर को फिक्स कर दिया। जी सर। हाँ। हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन कितना निकलेगा, 1:16। और यहां से कितना निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 1:8। ये इसका क्या बन गया, सब मल्टीपल। अगर इधर से पकड़ोगे 16 है ना, 1:16 है, हाँ हाँ तो 8 का मल्टीपल 16 होगा। हाँ सर। आया समझ में बात? यस सर। सर। अब अगर यहां तक बात समझ में आ गया तो अब एक ट्रिक की बात करते हैं, वो सुनो, ट्रिक सुन लो। आपके एग्जाम में ये जो 5 लॉ है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गे-लुजैक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम। आपके एग्जाम में आप कैसा क्वेश्चन पूछेगा वो सुनो। मैक्सिमम जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनने का चांसेस होता है वो ये होता है कि आइडेंटिफाई द लॉ, लॉ को आपको आइडेंटिफाई करने को पड़ेगा। आपके पास डेटा दे देगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा दे देगा, कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, बोलेगा बताओ इसमें कौन सा लॉ फॉलो होगा। इसको पकड़ने का एक ट्रिक सुन लो क्या है। अगर आपके क्वेश्चन में 2 एलिमेंट है लेकिन एक ही कंपाउंड बन रहा है, तो वो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन। अगर आपके क्वेश्चन पे 2 एलिमेंट है और 2 और मोर कंपाउंड बन रहा है, वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और अगर आपके क्वेश्चन में 3 एलिमेंट है और 3 कंपाउंड बन रहा है, तो वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये हो गया बेटा इधर से पकड़ने का तरीका। 3 तो इधर से मिल जाएगा, अब बाकी बच गया ये 2। अब इन दोनों में जो वॉल्यूम के साथ डील करेगा वो इसका हो गया, बाकी इधर पकड़ लेना। आ रहा है बात समझ में? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। चलिए चलो अब गे-लुजैक्स लॉ पे भी बात कर लेते हैं, उसका प्रॉब्लम क्या है। तो गे-लुजैक्स लॉ क्या कहता है? गे-लुजैक्स लॉ ये कहता है कि अगर कंबाइन करने वाला भी गैस है और प्रोडक्ट भी गैस है, सबका सब गैस है, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रख दो, तो जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उन सब का जो रेशियो निकलेगा, वॉल्यूम का रेशियो निकलेगा, वो कैसा निकलेगा? होल नंबर रेशियो। देखो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन इज टू अमोनिया का रेशियो, तो आप क्या बोलोगे? 1:3:2। आया बात समझ में? हाँ यस अगर सर। समझ में आ गया बेटा, चलिए क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, सॉल्व करो।
पहला क्वेश्चन। Sir, A. सर बी सर। बोलो। चलो एक सर, एक B, ऑप्शन का B। एनालाइज करते, बोलो। क्या फर्स्ट ऑप्शन में मास चेंज हुआ? नहीं नहीं सर। नहीं सर, नहीं लॉ सर। ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। यही बोलता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास चेंज नहीं होगा। हाँ तो क्या आंसर ए सही है? नहीं सर। डिस्कशन करो बेटा। जैसे कि थर्ड ऑप्शन को देखो, सर 6 ग्राम सर, पानी को अगर हम स्टीम में कन्वर्ट करेंगे तो बोल 6 ग्राम पानी का स्टीम का मास कितना होगा? ये भी 6 ग्राम। 6 ग्राम। हाँ हाँ सर, सेम यहाँ पे भी तो मास ये चेंज कौन नहीं से हुआ, रहेगा। हाँ सर। तो फिर क्या हाँ, आंसर सी भी तो हो सकता है? नहीं आंसर सर, ए भी यहाँ हो सकता है। हाँ ये सब करेक्ट आंसर जो आपका है बेटा वो है बी होगा। वाई बी बी। होगा। अब हाँ ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कब आप इस्तेमाल करोगे? जब आपके पास रिएक्शन होगा, केमिकल केमिकल। रिएक्शन होगा। यहाँ तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बोलते हैं कि रिएक्शन से पहले का मास और रिएक्शन के बाद का मास इक्वल होगा, है ना? सेम होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो बेटा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में तो रिएक्शन ही नहीं हुआ, तो मास चेंज का बात कहां से करेंगे? आ रहा है बात समझ में? यस सर। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन। सर कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो ऑप्शन सी। यस सर, ऑप्शन सी। हाँ सर, डेफिनेट प्रोपोर्शन। वाई ऑप्शन सी? कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सर एक ही SO2 बन रहा है। कंपाउंड बन रहा है सर, हाँ। डिफरेंट डिफरेंट मिलता मेथड है से। तुम देखो एक ही कंपाउंड बना, कौन सा कंपाउंड बना? SO2 गैस। सल्फर लेकिन SO2 अलग अलग मेथड से बना, जी है ना? सर। हम लोग क्या पढ़े थे? हाँ। सेम कंपाउंड सेम एलिमेंट सेम compound। रेशियो। देखो बोल भी दिया है कि सब में रेशियो भी सेम है, तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन का बात कर। याद रखना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का एक और नाम है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अगला क्वेश्चन। सर 2 ग्राम, ऑप्शन ए सर। 2 ग्राम। बाकी लोग बोल बेटा। ये देख, हाँ सर, 2 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितना परसेंट है? 40%। 40%। 40%। और कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है? 100 100। ओ 5 ग्राम में कैल्शियम कितना होगा? तो 40% ऑफ 40% ऑफ 5। ये तो बच्चा क्वेश्चन था यार, यहाँ क्यों फंसा तुम लोग? आगे बढ़े? हाँ सर, हो हाँ गया। सर। चलो।
Sir, law of definite proportion. And none of these, sir. Sir, None none of of हाँ sir, none of these हाँ are हाँ allowed. Isotopes हाँ आ सर गया। ऐसा होगा। Sir, reciprocal proportion, sir, option C. Yes, sir, option C. होगा? हाँ हाँ sir, option C. सर ये भी सर रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सर। हाँ क्यों? सर सर 3 कंपाउंड आ गया सर, और एक को कांस्टेंट रख के दूसरे के साथ। हाँ ये 3 कंपाउंड है बेटा, H2S है, H2O है और SO2 है। SO2. और इस 3 कंपाउंड में एलिमेंट कितना है? एलिमेंट भी 3 है, हाइड्रोजन है, सल्फर और ऑक्सीजन है। तो 3 एलिमेंट 3 कंपाउंड का डायरेक्ट ट्रिक क्या सीखे थे? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल Reciprocal प्रोपोर्शन। proportion. आया ट्रिक समझ में आ रहा है बेटा? तो ये हाँ, ट्रिक सर। अगर पकड़ कर रखोगे तो इस तरह का क्वेश्चन आप जल्दी कर पाओ। चलो तो इसको सॉल्व करके दिखाओ तो सर। सर ऑप्शन ए सर 23 ऑप्शन to ए 35.5। हाँ सर ऑप्शन देखो ना क्या बोल रहा है, HCl। तो HCl में हाइड्रोजन इज टू क्लोरीन कितना होगा? 1:35.5। हाँ सर और सोडियम हाइड्राइड में NaH में हाइड्रोजन इज टू सोडियम कितना होगा? 1:23। 1:23। तो हाइड्रोजन बेटा मेरा फिक्स हो गया। अब यहाँ से Na:Cl, तो Na का कितना होगा? 23 होगा और Cl का 35.5 होगा। ठीक है? जी सर। हाँ सर सर 9.06 सर, ऑप्शन बी बॉम्बे। Yes, sir, बिल्कुल option वही क्वेश्चन है बेटा जो थोड़ी देर पहले हाँ, आपको हम पढ़ाए थे। हाँ सर, ये सर 5 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें 40% अगर कैल्शियम है, ये वही क्वेश्चन है कि आपके पास 40 ग्राम क्रिस्टल है और उसमें जिंक कितना बेटा? 22.65 ग्राम। निकालो 22% कितना होता है। हाँ सर ठीक है यहाँ तक? जी सर हाँ सर। अगला क्वेश्चन, सर कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन ए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हाँ बोलो sir, रे। option B. कंजर्वेशन ऑफ मास सर, ऑप्शन ए। होगा ना कंजर्वेशन ऑफ मास? देखो ये कैसे होगा? हाँ। अबे अच्छा सोचो तो भूल जाओ अभी क्या पूछा है। अगर आपको यहां से लेकर के यहां तक से ध्यान कि हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन विथ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड इन आवर क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन इज 3 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड इज 8.8 ग्राम, वाटर इज 5.4 ग्राम, then what is ऑक्सीजन कितना होगा? 11.2 ग्राम। तो आप इसको निकालने के लिए किसका इस्तेमाल किए बेटा? लॉ ऑफ Law of कंजर्वेशन ऑफ conservation of मास। mass। कंजर्वेशन ऑफ मास का इस्तेमाल, यही है ना? हाँ sir. हाँ सर। हाँ sir. हाँ
चलिए अगला कोई, ये बच्चा कोई फटाफट आंसर दे, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। Gay-Lussac's law. क्लियर है यहाँ तक? हाँ हाँ, सर सर। वॉल्यूम हाँ सर। तो यहाँ पे जो टॉपिक बेटा हम लोग कंप्लीट किए वो क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? Strength. स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ठीक है ना? Concentration of solution. स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जैसी बेटा तेरे कान में पड़ेगा तो दिमाग में तेरा ये फ्लैश करना चाहिए, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंट स्ट्रेंथ, ग्राम पर लीटर, पीपीएम, पीपीबी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये सारा टर्म, इतना कुछ है। अभी भी कई बच्चों को देखते हैं बेटा 12 पास होने के बाद भी जब ये क्वेश्चन में ये सब टर्म आ जाता है वो घबरा जाता है। देखो तो जिन लोगों का पहले से ठीक है, जिन लोगों का गड़बड़ है बेटा, अगर छोटा मोटा चीज भी कहीं दिक्कत होगा आपको पूछ करके क्लियर करना, एकदम बेसिक से शुरू करने जा रहे। सुनो पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे वो तो सुनो, कुछ लैंग्वेज बता रहे, कुछ सोचने का तरीका बता रहे वो सुनो। अगर आप कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो आपके दिमाग में कई सारा वर्ड्स आना चाहिए, नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी, मोडालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंट स्ट्रेंथ, ब्ला ब्ला ब्ला, जितना भी टर्म ये सब आना चाहिए। तो इतना सारा टर्म क्यों आएगा? जब एक ही बात हो रहा है, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं या कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इतना सारा टर्म क्यों आ रहा है उस पर बातचीत करेंगे। दूसरी बात, इतने सारे टर्म में अगर आपके क्वेश्चन पे कुछ मेंशन नहीं है कि कौन सा, बस कंसंट्रेशन बोलकर छोड़ दिया, तो आपके पास जो डिफॉल्ट कंसंट्रेशन है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी। अगर आपके क्वेश्चन पे कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब आप क्या पकड़ के चलोगे बेटा? मोलैरिटी पकड़। ठीक, ये हो गया एक बात। अब दूसरा बात देखो, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देते। देखो प्रतीक नाम का एक गधा है, सुश्रिक नाम का एक गधा है, कौशनी नाम की एक गधी है और सुप्रभो नाम का 4 गधा है, एक गधी 3 गधा। इन सब बेटा बेटी को एक काम दिए। क्या दिए? कि बेटा एक सॉल्यूशन बना करके लेकर के आओ घर से। तो जाहिर सी बात है जब आप घर पे सॉल्यूशन बनाओगे मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा? पानी लोगे और चीनी लोगे। ये देखो पानी है, चीनी है, सॉल्यूशन बनाया गया। तो सब कोई घर से सॉल्यूशन बना करके लेकर के आया। सॉल्यूशन बनने के बाद सबसे सवाल पूछा गया कि भाई कितना चीनी दिए, कितना पानी दिए? तो प्रतीक बोला सर 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम चीनी डाले 500 मिलीलीटर पानी में। लैंग्वेज पे ध्यान देना। सुश्रिक से पूछे बेटा तुम कैसे कर रहा था? कि जब सुश्रिक से पूछा कि तुम सॉल्यूशन कैसे बनाया, तो सुश्रिक का रिप्लाई किया कि सर 100 दाना चीनी का लिए और उसको कहाँ डाले हम लोग? 500 ml पानी में। कौशनी से पूछा तुम कैसे बनाई बेटा? तो उसका जवाब देखो क्या है कि 1 मोल चीनी 500 मिलीलीटर पानी में डाल के बनाया। सुप्रभो का देखो रिप्लाई किया है 100 ग्राम, लेकिन कहा? 500 ग्राम में। दैट मीन्स ये जो हमारा सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट को मास के टर्म में, नंबर के टर्म में, मोल के टर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है। और यहाँ जो सॉल्वेंट है जो सॉल्यूशन बनाएगा उसको वॉल्यूम या मास के टर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो जैसे जैसे बेटा आप लोग ये बदलोगे लैंग्वेज कि सॉल्यूट का मास ले रहे हैं या सॉल्यूट का आप मोल ले रहे हो, तो वो भी टर्म बदलना शुरू हो जाएगा कि वो नॉर्मैलिटी होगा, मोलैरिटी होगा, मोलैलिटी होगा, क्या होगा। तो ध्यान रखना जितना भी टर्म पढ़ने बैठोगे इस बात पे जरूर ध्यान देना कि आपके क्वेश्चन पे मेनली सॉल्यूट किस फॉर्मेट में। याद रखना ये जितना भी टर्म आप लोग पढ़ोगे इन सारे टर्म में जो कॉमन पॉइंट होगा वो ये होगा। क्या सुनिए, कॉमन पॉइंट होगा आपका ये, आपका कॉमन पॉइंट होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। समझे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। हर कंसंट्रेशन में यही ढूंढने का कोशिश करना कि कितना सॉल्यूट है और किस फॉर्मेट में है सॉल्यूट। अगर वो मिल जाए बेटा तो आपका काम समझ लो हो गया। अब इसी को लेकर के बेटा लोग एक एक करके शुरू करते। सबसे पहले लोग शुरू करते पढ़ाई नॉर्मैलिटी का।
कौन बोलेगा नॉर्मेलिटी का फंडामेंटल क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बाय इक्विवेलेंट। यहाँ देखो, इसका पहले फंडामेंटल को याद कि सॉल्यूट को किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है? ग्राम ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। बस इसी सबको पकड़ो, बाकी काम आपका आसान हो जाएगा। कि अगर नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन ये होगा कि जो 1 लीटर सॉल्यूशन बनेगा उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना इक्विवेलेंट सॉल्यूट होगा। यानी कि इसको याद रखने के लिए आप देखो कैसे कैसे इसको आप ये पहले इसको फंडामेंटल को समझो। तो डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ व्हाट? ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो कुछ लैंग्वेज को समझो, आप इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोलो या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोलो या सिर्फ इक्विवेलेंट बोलो, एक ही बात है। और ये निकालने का आपको हम कई सारा फॉर्मूला दिए थे, याद है? एक फॉर्मूला दिए थे वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, एक फॉर्मूला दिए थे आपको मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, एक फॉर्मूला दिए थे नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, एक फॉर्मूला दिए थे मोल इनटू एन फैक्टर। क्या ये सब टर्म याद आ रहा है बेटा आप लोगों को? हाँ सर। कहाँ पढ़े थे बोल? कहाँ पढ़े थे बोल? इन फैक्टर के हाँ, टाइम जब आपको अलग से इन फैक्टर पढ़ाए थे तब ये सारा लैंग्वेज आपको सिखाया, याद आ रहा है? तो ये वही लैंग्वेज है बेटा। तो मोटा मोटी बात आपको क्या याद रखना कि 1 लीटर सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कहो या कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कहो या कितना इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कहो, एक ही बात है। मतलब अगर आपको बहुत सिंपलेस्ट वे में समझना है तो इसको आप ऐसे समझो, एक इससे छोटा और नहीं हो सकता। देखो बात समझ में आ रहा है इससे? हाँ सर। ना इक्विवेलेंट पर लीटर, यहीं से आपको बात समझ में आ जाएगा 1 लीटर में कितना इक्विवेलेंट। बस ये याद रखना कि ये 1 लीटर जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? सॉल्यूशन के लिए। और कितना इक्विवेलेंट ये किसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा? सॉल्यूट। सॉल्यूट के लिए। बात आया समझ में? हाँ सर। ठीक है। अब इसके हिसाब से ये आपका कुछ फॉर्मूलाज बनता है, ये सब फॉर्मूला आपको हम पढ़ा चुके हैं। और इसका यूनिट क्या हुआ? यही यूनिट हुआ ना बेटा, यही पढ़ा है ना अभी, इक्विवेलेंट पर लीटर। तो नॉर्मेलिटी का जो यूनिट होगा वो होगा इक्विवेलेंट पर लीटर। अब देखो एक आपको एक और चीज बताते हैं, बोलो तो इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला ये पढ़े, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, पढ़े ये फॉर्मूला? हाँ सर। देखो फॉर्मूला यहाँ से आया, देख तो मिल रहा है। हाँ सर, यहीं से मिल रही। ठीक है, ये है ना? अरे यहीं से सोचो ना, नॉर्मेलिटी को क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट बाय लीटर, तो यही बन गया ना, इक्विवेलेंट पर लीटर। हाँ सर। हाँ सर। क्या क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? सर। तो फंडामेंटल बात क्या दिमाग में ढुका कि नॉर्मेलिटी की जब बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? कौन कांस्टेंट है? बोल तो इस पूरे डेफिनेशन में किसको कांस्टेंट रखा गया है? ग्राम 1 लीटर सॉल्यूशन वॉल्यूम। ये याद रखना कि नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया गया। कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना भी इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पाया जाएगा आप उसको नॉर्मेलिटी कहोगे। चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो आपके पास अगर ऐसा कुछ एक सिचुएशन दिख रहा है कि आपके पास 20 ग्राम NaOH है, कहा? इन 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन, और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका नॉर्मेलिटी क्या है। तो फंडामेंटल के हिसाब से ये जो हमारा सॉल्यूट है ये किस में होना चाहिए? ये इक्विवेलेंट में होना चाहिए। और ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये किस में होना चाहिए? ये लीटर में होना चाहिए, है ना? तो ये कितना लीटर है? तो आप बोलोगे 0.5 लीटर। और ये कितना इक्विवेलेंट है? तो आप बोलोगे सर एक इक्विवेलेंट NaOH का मतलब होता है 40 ग्राम। क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH कितना होता है? 40 होता है। यस सर। 20 ग्राम ऑफ NaOH का मतलब क्या हुआ? 0.5 इक्विवेलेंट, है ना? और वैसे भी इक्विवेलेंट का आपके पास जो फॉर्मूला है वो है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अगर यहां से भी सॉल्व करोगे तो वेट कितना दिया हुआ बेटा? 20। और NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 40। यहां से भी यही है ना? तो यहां से क्या मीनिंग बना? यहां से मीनिंग ये बना कि 0.5 लीटर में कितना इक्विवेलेंट है? 0.5 इक्विवेलेंट।
डेफिनेशन बोलता है 1 लीटर में कितना वो पता करो, तो 1 लीटर में कितना इक्विवेलेंट मिला 1, इसका मतलब इसका नॉर्मेलिटी कितना होगा 1। क्लियर है बेटा लोग? देखो तो किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। और ये इसका फॉर्मूला बेटा, अभी जिस कंसेप्ट को आपको दिए उस फॉर्मूला को आप ऐसे याद रखोगे कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट into 1000 by equivalent weight of solute into a volume of solution in milliliter। अगर नीचे मिलीलीटर रखोगे तो ऊपर 1000 रखना है, और अगर नीचे वॉल्यूम को लीटर में रखोगे तो ऊपर 1000 नहीं होगा। हाँ सर। और साथ ही साथ कोड भी कुछ समझ लो, इस चैप्टर का कोड क्या होगा। अगर आप बी लिखते हो तो इसका कोड हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूट। अगर ए लिखेंगे तो इसका कोड क्या पढ़ेंगे हम लोग, सॉल्वेंट। और कुछ नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पर देखो कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये किसका वॉल्यूम माना जाएगा, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम माना जाएगा। अब आओ अभी जो जिस प्रॉब्लम को दी थी उस प्रॉब्लम को फिर से देखो। 20 ग्राम NaOH इन 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन, और इसका नॉर्मेलिटी पता करो। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम, या 20 पुट करें into 1000 होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कौन है NaOH, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 40, और वॉल्यूम कितना है बेटा 500। यहां से काटोगे 2 और यहां से काटे 2 और 2 कट के बेटा आ गया 1, तो नॉर्मेलिटी 1 आया। क्लियर है यहां तक? हाँ सर। तो सुनो, नॉर्मेलिटी का पहला तो ये फंडामेंटल फॉर्मूला याद कर, दूसरा और क्या क्या याद रखना वो सुनो। नॉर्मेलिटी के साथ टेम्परेचर का रिलेशन इनवर्सली होगा। ये अभी आप जितना भी कंसंट्रेशन या सॉल्यूशन आप पढ़ने वाले हो, जितना भी पढ़ने बैठेंगे बेटा याद रखना, सब में आपके सामने ऐसा एक सवाल आएगा कि वो जो कंसंट्रेशन है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो इसको पकड़ने का सबसे आसान तरीका बता दे रहे कि आपका जो भी फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूला में देखो वॉल्यूम है कि नहीं। देखो तो वॉल्यूम है कि नहीं। हाँ सर है। अगर वॉल्यूम है तो इसका मतलब वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ नॉर्मेलिटी के साथ वॉल्यूम कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली है। इसका मतलब टेम्परेचर के साथ भी नॉर्मेलिटी जो रहेगा वो इनवर्सली रिलेटेड होगा। आया बात समझ में? जी। अब कुछ और फॉर्मूला देख लो कब कहाँ इस्तेमाल करना है। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करना जब आपके क्वेश्चन में टाइट्रेशन का मामला होगा या डाइल्यूशन का मामला होगा। जहां पर अगर टाइट्रेशन का मामला है तो आप अगर इसको एसिड मानना तो इसको बेस मान लेना, और अगर इसको बेस मानोगे तो इसको एसिड मान लेना। और अगर आपका क्वेश्चन डाइल्यूशन के साथ डील कर रहा है तो डाइल्यूट करने से पहले और डाइल्यूट करने का बाद का डेटा मानकर चलना। अभी सारा एग्जांपल दिखाएंगे कैसे कैसे यूज करना फॉर्मूला। अब अगला फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करोगे, एसिड बेस मिक्सचर। नॉट एसिड बेस मिक्सचर। एसिड बेस मिक्सचर का मतलब तो ये हो गया, अगर एसिड बेस मिक्सचर है तो ये फॉर्मूला बेस मिक्सचर, हाँ आइदर एसिड और बेस मिक्सचर, ठीक है ना। तब आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। N1 V1 N2 V2। NR का मतलब होगा रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी और VR का मतलब होगा रिजल्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है बेटा लोग, यहाँ तक समझ में आया? जी सर। चलिए थक गए होंगे, चलिए खेलते हैं, क्वेश्चन खेलते हैं। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों को एक लैंग्वेज थोड़ा सा बता दें, ये लैंग्वेज आपका काम आने वाला है। आप इसको क्या पढ़ोगे, आप इसको पढ़ोगे नॉर्मल लैंग्वेज सीखो। आप इसको क्या पढ़ोगे, आप इसको पढ़ोगे सेमी नॉर्मल। आप इसको क्या पढ़ोगे, आप इसको पढ़ोगे बेसिक नॉर्मल। आप इसको क्या पढ़ोगे, बोलो सेंटी नॉर्मल। और इसको आप क्या पढ़ोगे बेटा, मिली नॉर्मल। मिली नॉर्मल, ठीक है। उसी तरीके से आप इसको क्या पढ़ोगे, आप इसको पढ़ोगे मोलर। आप इसको पढ़ोगे सेमी मोलर एंड सो ऑन। आएगा? लैंग्वेज समझ में आ गया बेटा? तो कई बार क्वेश्चन में ना वैल्यू की जगह ये लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा, उसको देखना। ये पहला क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करके दो। चलो फटाफट लगो तो बेटा लोग काम पे।
So 1 gram. Sir, A 1 gram. A 1 gram. हाँ सर ए होगा। परफेक्ट आंसर बेटा। अब जो लोग नहीं बना पाए वो देख लो, आपके क्वेश्चन पे डेसी नॉर्मल दिया है ना, अगर डेसी नॉर्मल बोल रहा है इसका मतलब नॉर्मेलिटी का वैल्यू कितना दिया 1/10 1/10 और आपसे मांगा क्या नंबर ऑफ ग्राम। नंबर ऑफ ग्राम का मतलब आपसे वेट ऑफ सॉल्यूट। हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो अगर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर बाय 1000। अब वैल्यू को पुट करेंगे तो ये है 0.1 नॉर्मेलिटी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, तो आप निकालते हैं इसको, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय इन फैक्टर। अब सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया बेटा आपको, 200 दे दिया है और उसका बेसिसिटी 2 बोला है, इसका मतलब इन फैक्टर 2 पकड़ेंगे, इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 100, तो यहाँ 100 पुट करेंगे इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया, वॉल्यूम भी 100 है, 100 बाय 1000, तो 1 2 3 0 कट गया यहाँ पर और 10 इंटू 0.1 1, तो आंसर इज 1। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। चलिए Yes. अगला क्वेश्चन। हाँ सर 1/1 Sir N/40 sir. D. हाँ सर, D N/40. किसी को कोई डाउट है बात कर बेटा। No sir. कोई डाउट नहीं? नहीं सर। नहीं सर। मेरा डाउट सुनो, अगर यही क्वेश्चन में ये लाइन को उड़ा दिया जाए, मान लो ये लाइन है ही नहीं, तो क्या होगा? तो सर हम 55 ml लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वॉल्यूम ऑफ 1000 पकड़े हैं आपको 55 लेना होगा। देखो तो ये समझ में आ रहा है? सर तीनों वॉल्यूम ऐड हाँ, टोटल का। क्योंकि आपके पास यहाँ क्वेश्चन में बोला वॉल्यूम इज मेड अप टू 1 लीटर, फॉर दैट रीजन वी हैव टेकन द फाइनल वॉल्यूम एज 1 लीटर। लेकिन अगर क्वेश्चन पे ऐसा कुछ नहीं बोलता तब मेरा टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 5 + 20 + 30। बात आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर.
क्या हुआ बेटा लोग, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए ना। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो, अच्छा यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये डाइहाइड्रेट होगा, डाइहाइड्रेट। What is the formula of oxalic acid dihydrate? H2C2O4 dot 2H2. इसका मॉलिक्यूलर वेट 126 होता है और n फैक्टर 2 होता है, मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना निकलेगा बेटा? 63। 53. ठीक है, एक पार्ट को सॉल्व करके हम लोग साइड में रख दिए। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉलो करना है। बहुत लोगों को क्वेश्चन पल्ले ही नहीं पड़ा कि हुआ क्या, पहले यहां तक पढ़ो बस, बाकी को भूल जाओ। और ये मामला ऐसा है कि आप एक सॉल्यूशन बना रहे हो जिसमें 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट है, किसमें 250 मिलीलीटर में, इतना ही है ना बेटा? हाँ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी क्या है, तो हमारा फॉर्मूला क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, यही है। हाँ। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते तो बेटा देख, तो सॉल्व करने पे ये कट के देगा 0.1 और ये कट के देगा 4, नॉर्मेलिटी आया 0.4। क्लियर है? हाँ। अब आगे क्वेश्चन ये बोलता है कि ये जो सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन, इसका 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन लिया गया और उस 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन को किसके साथ टाइट्रेट किया गया? NaOH। जहां पर NaOH का वॉल्यूम आपसे पूछा है और NaOH का नॉर्मेलिटी दे दिया 0.1, है ना? इसका मतलब ये तो टाइट्रेशन का क्वेश्चन हो गया। हाँ, मतलब N1V1 इक्वल टू N1V1 इक्वल्स टू N2V2 ले लेते हैं और मान लेते हैं कि ये एसिड का डेटा है और ये बेस का डेटा है। तो बोल बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसिड का नॉर्मेलिटी हम लोग कितना निकाले? 0.4। जी सर। एसिड का वॉल्यूम जो टाइट्रेशन में यूज हुआ है वो 10 ml, 10 ml और बेस का नॉर्मेलिटी 0.1 है और बेस का वॉल्यूम आपसे पूछा है। बोल आंसर, ओरली बनेगा इसके बाद। 40 ml। 40 ml. 40 सर। समझे बेटा लोग? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन। सर यहाँ पर वॉल्यूम कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं दिया सर। हाँ सर. दोनों का वॉल्यूम दे दिया है। HCl का तो वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट का वॉल्यूम नहीं दिया। यहाँ देख बेटा लोग, यहाँ देख, और ये आंसर सुनने के बाद तुम लोगों को अगर लज्जा आएगा तो लज्जा में डूब मरेगा। अगर इस प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करते बेटा, फॉलो करना, CaCO3 प्लस HCl,
तो CaCl2 मिलेगा, H2 मिलेगा और ये बैलेंस हो गया, है ना। हाँ सर। अब यहां से हम बोल सकते हैं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 2 into 36.5 ग्राम HCl रिएक्ट करेगा। अच्छा हाँ। 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना रिएक्ट करेगा? 2 into 36.5 by 100। हाँ और HCl का वॉल्यूम मांगा है और HCl का नॉर्मेलिटी दे दिया है, कितना दे दिया? 0.1। तो नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, है ना। अच्छा हाँ। यानी कि अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो इसका मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? यही गेम खेलना है बेटा आपको। सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी, यहाँ पर चला जाएगा मिलीलीटर। अब वैल्यू पुट कर सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कौन है? यही सॉल्यूट है बेटा, इसी का नॉर्मेलिटी लिए ना। हाँ ये पुट करेंगे कितना? 2 into 36.5 by 100 बाई 100 into 1000। अब बाई HCl का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 36.5 और नॉर्मेलिटी है 0.1, है ना। तो 36.5 36.5 कट गया बेटा, एक 0 इधर कट गया, एक 0 इधर कट गया, तो आंसर कितना आया? 200। ओ अच्छा भगवान। हाँ सर। ना सर, ना सर, ना, नॉट हाँ, इट्स ना। तुम लोग से ऐसा रिस्पांस का उम्मीद नहीं था बेटा। देखो क्या उम्मीद नहीं था, ये क्वेश्चन हम करवा चुके आप लोगों को, उसके बाद भी आप फंसे हैं। 26 में क्या बोल सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ HCl और इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सेम होगा? हाँ हाँ सर। इसके लिए लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, जी सर। और इसके लिए लिख सकते हैं वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमारे क्वेश्चन पे कैल्शियम कार्बोनेट का वेट दिया है और HCl का नॉर्मेलिटी दिया है। अब वैल्यू पुट कर दे, 0.1 वॉल्यूम इन लीटर, वेट 1, कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 50 होता है। तो वॉल्यूम इन लीटर कितना आया? 1/5। अब अगर इस लीटर को मिलीलीटर में ले जाना, 1000 से मल्टीप्लाई करते 200 आंसर। जब आपको हम शॉर्टकट मेथड सिखा चुके तो आप क्यों लेंदी मेथड में हाँ सर कर रहे बेटा? अच्छा ओके सर। है ना। हाँ सर यस। ये क्वेश्चन को बेटा आपको आइडेंटिफाई करना होगा एग्जाम में कि कौन सा खेला इन फैक्टर से जल्दी होगा। ये तभी होगा जब बेटा आप क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे। इट इज ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन, सर 900 सेंटीमीटर क्यूब। सर A 900 सेंटीमीटर क्यूब। चलो देखते हैं क्या ये क्वेश्चन डाइल्यूशन का है। हाँ सर। हाँ सर। डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या बताया बेटा? N1V1 इक्वल्स टू N2V2। और बोलते थे किसी को कुछ भी मान लेना, ये डाइल्यूट करने का बिफोर का डेटा मान लो तो ये डाइल्यूट करने का आफ्टर का डेटा होगा। आफ्टर। अब आप लोग बताओ डाइल्यूशन से बिफोर नॉर्मेलिटी कितना है? 1/10 1/10 into 100। और वॉल्यूम 100 है डाइल्यूशन से पहले, है ना। डाइल्यूशन के बाद नॉर्मेलिटी कितना हो गया? 1/100 1/100 और वॉल्यूम को V रखते हैं निकलना तो होगा। यहाँ से V का वैल्यू आएगा 1000। हाँ That means after dilution the volume should be 1000 हाँ and before dilution the volume is 100. Then what should be added? 900 900। 900। क्लियर है यहाँ तक बेटा लोग? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए अगला क्वेश्चन,
हेलो, बोलो। देखो, चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो। सबसे पहले देखो तो क्या रिएक्शन ऐसा होने वाला है, BaCl2 plus Al2SO4 whole 3 will give you BaSO4 plus AlCl3। अगर बैलेंस करना है बेटा तो यहाँ 3 लगाओ, यहाँ 3 लगाओ और यहाँ 2 लगाओ। देखो तो बैलेंस हुआ है ना। हाँ तो आपके क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि अगर ये 20 मिलीलीटर है और 0.1 नॉर्मेलिटी है, ये वाला 30 मिलीलीटर है और 0.2 नॉर्मेलिटी है, तो इसका मास क्या होगा, ये सवाल पूछा है। तो देखो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तरीका तो ये है कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, W into 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। अब क्वेश्चन का डेटा पे ध्यान दो, नॉर्मेलिटी दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे तो किसका वैल्यू नहीं मिल जाएगा, बोल इसका वेट। हाँ इसका वेट निकल जाएगा, इसका वेट निकल जाएगा। और पिछले क्लास में याद करो आपको एक चीज सिखाए थे कि बेटा अगर कभी क्वेश्चन में 2 रिएक्टेंट देकर प्रोडक्ट पूछे तो आपको लिमिटिंग रीजन डिसाइड करना होगा, फिर दोनों का वेट से आप लिमिटिंग रीजन डिसाइड करो कौन होगा, उसके बाद जाकर हम इसका वेट निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? यस सर। बोलो, क्वेश्चन समझे रे? हाँ सर। आप बोलेगा सर इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2 will be equivalent of BaSO4 Al2SO4 whole 3 will be equivalent of BaSO4 सब इक्वल होगा, है ना। हाँ तो इस और इक्विवेलेंट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ। अब हमारे और क्वेश्चन पे मिलीलीटर दिया, तो एक काम करो उसको नाम बदल देते, सबको मिली इक्विवेलेंट कर दो। हाँ तो ये कितना मिली इक्विवेलेंट है, तो बोलेगा सर 20 into 0.1 that is that is 2 मिली इक्विवेलेंट। और ये कितना मिली इक्विवेलेंट, तो आप बोलेगा सर 30 into 0.8 that is 6। अब सवाल ये कि ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, 2 मिली इक्विवेलेंट के साथ 6, तो बोल कौन एक्सेस में चला गया, कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो इसका मतलब ये कितना बनेगा, ये भी 2 मिली इक्विवेलेंट है ना। तो चलो अब 2 मिली इक्विवेलेंट फॉलो करना है ना, तो 2 मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये लिख सकते हैं मोल इनटू एन फैक्टर। जी सर। है ना। 2 मिली इक्विवेलेंट का मतलब वैल्यू कितना है, 2 into 10 to the power of -3 इक्विवेलेंट हो गया ना। हाँ इक्वल्स टू मोल इनटू एन फैक्टर। अब बोल इसका एन फैक्टर कितना है, 2, तो बाई 2 कर दिया, तो यहां से हमको मोल मिल गया। कितना मोल मिला, 10 to the -3। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट 233 होता है। तो अगर 1 मोल 233 हो गया तो इतना मोल का आंसर बोल सर 0.233 2.3 आंसर डी होगा, डी होगा, बी होगा। हाँ समझा। फिर से इक्विवेलेंट से खेला को खेले बेटा, समझ बेटा, है ना। अगर आप इक्वेशन की याद है ये बात, यही चीज आपको मेन फैक्टर पढ़ाते हुए बताए थे बेटा,
एन फैक्टर ऐसा नहीं कि आपको एन फैक्टर का इस्तेमाल या लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का इस्तेमाल चैप्टर में बोल करके आएगा, वो किसी भी मोमेंट में आपको जरूरत पड़ जाएगा। आपको पकड़ना होगा, समझना होगा कि किस क्वेश्चन में किसको फिट करने से मेरा काम जल्दी बनेगा। क्लियर है बेटा लोग? हाँ सर। तो आज का क्लास यहीं तक बेटा, हम लोग अगले क्लास कहां से शुरू करेंगे? मोलैरिटी। ठीक है? ठीक है सर। हाँ सर। क्योंकि बेटा आज बीच में क्लास थोड़ा सा ये हो गया, तो उसके लिए आज हम थोड़ा सा आपको दूसरे बैच का भी टाइम है। तो आज का क्लास यहीं पर, जो भी डाउट्स वगैरह है कोई डाउट्स पार्टी है?